नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर। किसका चैप्टर? काइनेमेटिक्स। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ मज़ेदार चीज़ कि फिज़िक्स में क्लास 11th के है क्या। 11th क्लास के फिज़िक्स में ना एक यूनिट है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, यूनिट नेम इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, उस काइनेमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम 1D मोशन के भी नाम से जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। 1D मोशन, 2D। देखो 2D मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक। 1D मोशन हमारा ये है, और काइनेमेटिक्स के ये दो पार्ट है, 1D मोशन एंड 2D मोशन इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, तो अब मैं तुम लोग को थोड़ी थोड़ी चर्चा बता देता हूँ। जो मेरा बच्चा 11th क्लास में आया है, पहली बार पढ़ रहा है, तो मैं तुमको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि फिज़िक्स हमारी है कितनी। तो ज़रा समझते हैं कि अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँ तो हमारी फिज़िक्स में देखो, हम जेई और नीट के लिए बात करेंगे कि जेई का जो बच्चा एग्ज़ाम देगा या नीट का एग्ज़ाम देगा, ठीक, या वो सीबीएसई बोर्ड का है या आईएससी बोर्ड का है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर्स हैं हमारे, जो फिज़िक्स है पूरी 11th और 12th, उसको हमने कैटेगराइज कर रखा है। तो पहले में जो हमने कैटेगराइज कर रखा है, जो पहला फिज़िक्स का सबसे बड़ा ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स दूसरा क्या है? दूसरी जो यूनिट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीसरी यूनिट हम पढ़ते हैं हीट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। फोर्थ बच्चों जो हम यूनिट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। एंड फिफ्थ जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। अब अगर मैं यहाँ कैटेगराइज कर दूं कि कौन सा चैप्टर किस किस क्लास में है, तो मैकेनिक्स पूरी 11th में मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको पूरा 12th में मिलेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको मिलेगा 11th क्लास में, एंड ऑप्टिक्स मिलेगी आपको 12th क्लास में, एंड मॉडर्न फिजिक्स भी आपको मिलेगा किस में? 12th क्लास में। इसका मतलब सर क्या है, 12th की फिजिक्स ज़्यादा बड़ी है? नहीं, 12th की फिजिक्स बड़ी नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स अपने आप में बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। मैकेनिक्स बहुत बड़ा जोन है। तो मैकेनिक्स के अंदर कितने चैप्टर आते हैं अगर हमको 11th क्लास में पढ़ना है? तो जो पहला चैप्टर आता है, यूनिट आता है, जिसको अपन कहते हैं काइनेमेटिक्स, मोशन ऑफ, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। कि अगर किसी भी चीज़ की, अगर आप मोशन की बात कर रहे हो तो उन सब चीज़ों को आप किस में पढ़ोगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर आता है, हर मोशन के पीछे का कारण क्या होता है? फोर्स होता है। ये बात सबको पता है कि बिना फोर्स लगाए इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ मोशन में आ ही नहीं सकती, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एनलेम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तीसरी जो यूनिट पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क, पावर, एनर्जी। चौथा जो मैकेनिक्स के अंदर यूनिट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। पांचवा हम क्या पढ़ते हैं इसमें? सर्कुलर मोशन। छठा क्या पढ़ते हैं? रोटेशन। बाप चैप्टर है भाई रोटेशन। सातवां क्या पढ़ते हैं? सॉलिड, ठीक। आठवां क्या टॉपिक पढ़ते हैं? आठवां टॉपिक पढ़ते हैं कौन सा? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड। नाइन्थ क्या पढ़ते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे वही बे, पेंडुलम वाला, इसे इसे जो घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 10 हमारा वेव्स। क्या पढ़ते हैं हम? वेव पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इतना खाली मैकेनिक्स में 1 2 कितने चैप्टर हो गए? 10 चैप्टर, और सब बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक। तो हम सबसे पहले हमारे मैकेनिक्स के अंदर की जो स्टडी है काइनेमेटिक्स की, हम काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। पक्का? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी को। अगर कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट वमेंट कर देना, बता दूंगा, ठीक। चलो देखो, यहाँ पे अब पूरी मैकेनिक्स भी एक की पॉइंट पे चलती है, ध्यान से समझना। पूरी मैकेनिक्स भी
एक की पॉइंट पे चलती है जिसका नाम है चैप्टर का, चैप्टर नहीं कहते उसको, टॉपिक कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर सर वेक्टर क्या है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एज ए चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं। आपने पढ़ा होगा वेक्टर को एक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे, फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे। तो आपने जानते होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है क्या, वेक्टर। तीसरी वाली कौन सी होती है, अबे होती है तीसरी, तीसरी वाली को कहते हैं टेंसर। ठीक है, ये तुम लोगों ने बहुत स्कूल में नहीं बताया जाता है, लेकिन जेई और नीट की जो बच्चा प्रिपरेशन करता है उसको बताया जाता है। तो तीसरी क्वांटिटी कौन सी है, टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है बाबा, स्केलर क्वांटिटी आप उसको कहते हो जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर तुम 2 किलो आलू लेके आए हो तो ये जो 2 किलो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब कोई तुमसे पूछे 2 किलो आलू लाए हो किधर से लाए हो, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे तुम किसी के साथ बंग मार दिए, ठीक है, पिक्चर देखने चले गए, तो लोग कहेंगे ना बंग तो मारे थे, कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। समझ गए। अगर मैं किसी भी एक बच्चे से पूछूं कि सर मुझे बता दो कि आप किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। डायरेक्शन वही होता है इधर उधर, अबे इधर उधर तो होता है, लेकिन डायरेक्शन को अगर सवाल में दिया गया है फाइंड द डायरेक्शन, तो तुम निकालेगा क्या, क्या निकालेगा, मुद्दा है ना। फॉर्मूले के टर्म में तू डायरेक्शन को किस चीज से जज करेगा, उस केस में डायरेक्शन को जज किया जाता है एंगल से। एंगल का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, जिधर जिधर बॉडी का एंगल चेंज हो रहा है सिस्टम का डायरेक्शन उधर बदल रहा है। मतलब सुनना, अभी मैं कहूँ भैया मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ये हो, मैंने एंगल चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदला, मैंने एंगल चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदला, मैंने एंगल चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदला। समझ आ रही है बात। तो हमारा एंगल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्शन भी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, हमारे एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस किसी भी सवाल में अगर आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप किसके बारे में निकालेंगे, एंगल के बारे में निकालेंगे। और एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। अब सर ये टेंसर वाली कौन सी है, अबे टेंसर वाली का मतलब क्या है ना, टेंसर क्वांटिटी जो है वो ऐसी है, या तो बोथ वेक्टर बोथ स्केलर हो, या तो नॉर वेक्टर नॉर स्केलर हो। बोथ वेक्टर बोथ स्केलर, या तो नॉर वेक्टर नॉर स्केलर हो। ठीक, ऐसी टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो मैकेनिक्स कैसी चीज की स्टडी है, मैकेनिक्स हम एक ऐसा ब्रांच है हमारी फिजिक्स का जो कंडीशन किसका, रेस्ट का, मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट का बताती है हमारे सराउंडिंग में। यहां मैं तुम्हें एक बेसिक बात और बता देता हूं, बहुत बेसिक सी चीज है भाई, बहुत बेसिक सी शानदार सी चीज है, समझ लेना। यहां पूरी चीजें एक बात पे डिपेंड करती है जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सर ये क्या होता है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे तुम एक दूसरे की तुलना करोगे रेस्ट और मोशन की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई ब्रह्मांड में कोई भी चीज रेस्ट पे हो, अर्थ पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है तुलना करना कि मेरे रिस्पेक्ट में सामने वाली बॉडी कैसी है, या सामने वाले के रिस्पेक्ट में मैं कैसा हूं। ठीक है, सारा खेल किसका है, रेफरेंस का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। भाई किसी को तुम पसंद हो, किसी को तुम पसंद नहीं हो, ठीक है, तो किसका खेल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जरूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, अब हमको पता है तुम क्या सोच रहे होगे। हाँ हम सब, अबे जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो ना उसको हम पढ़ा रहे हैं। अब चलो आगे चलते हैं। तो फिनोमेना हम किस बात को जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं रेस्ट के बारे में। व्हाट इज रेस्ट, रुका क्या होता है, अरे सर रुके हैं, बैठे हुए हैं, रुके हैं। अब रुके हैं तो उसको रेस्ट है ना बोलेंगे, अरे मैं जानता हूं तो उसको रेस्ट बोलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, व्हाट इज एक्चुअल रेस्ट।
सर एक्चुअल रेस्ट का मतलब है कि मैं अपनी बॉडी की पोजीशन बदल नहीं रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है हमारा? टाइम है, समय। अबे समय तो कभी नहीं रुकता ना, समय तो चलता रहता है। नहीं सर, कृष्ण जी रोके थे, वो अलग फंडामेंटल है भाई। तू काहे यहाँ पे भगवत गीता ला रहा है? ठीक है कि कृष्ण जी ने समय रोक के अर्जुन को उपदेश दिए थे। भैया माइथोलॉजी वालों, फिजिक्स पे ध्यान दो। एक टाइम पे वो भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था इसके पीछे भी फिजिक्स है, क्योंकि जब आप सिस्टम को लाइट की स्पीड से मूव कराते हो तो टाइम शुड बी कांस्टेंट, रुकता नहीं है। टाइम रुकता नहीं है, टाइम कांस्टेंट होता है वहां पे। ये मैं आगे चलूंगा जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तो ये चीज मैं उसमें आपको बहुत बखूबी से बताऊंगा। भाई मेरा फंडा है, मैं माइथोलॉजी के साथ फिजिक्स जोड़ के पढ़ाता हूँ। फिजिक्स और माइथोलॉजी ऑन यूनिवर्सल्स लॉ सब मिक्स करके फिजिक्स पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तो चलते हैं रेस्ट की तरफ। व्हाट इज रेस्ट? कि सिंपल सी बात है यार कि अगर मैं रेस्ट में हूं, सामने वाली बॉडी चल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। ठीक, अब मैं चल रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में कोई रुका हुआ है तो मेरे चलते हुए के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट है। ठीक, और इन सबका लेना देना किससे है? टाइम से है। इन सभी का लेना देना हमारे टाइम से होता है। समझ आई बात? सर व्हाट इज मोशन? तो मोशन भी तो वही है, अ बॉडी इज चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस फिनोमेना इज नोन एज मोशन। ठीक, कि अगर आप चल रहे हो, ठीक, अगर आप चल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सामने वाला पर्सन, सामने वाला मतलब जो रेस्ट में है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप कैसे हो? मोशन में हो। अब ऐसा देखा जाए कि साला अर्थ पे तो दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पे हो ही ना सकत। अर्थ पे तो कोई भी चीज रेस्ट पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्थ पे घूम रहा है, घूम रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है? गोल 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 घूम रहा है। जब अर्थ हमारा गोल गोल घूम रहा है तो अर्थ पे रहने वाली चीज कैसे? तो सर यहाँ पे तुलना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मान लो साला कोई बाहर हमको अगर एलियन देख रहा हो तो कहेगा कि अर्थ का हर आदमी गोल 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 स्पीड से नाच रहा है और वो रफ्तार बहुत तेज होती है, तो उसको तो लगेगा कि अर्थ पे सबको चक्कर ही आता है, क्या करेंगे हम जाके अर्थ पे। लेकिन नहीं, उसके साइज बहुत बड़े हो जाने की वजह से हम अर्थ पे हमको वो रोटेशन ऑफ इफेक्ट बहुत धीमे लगता है। लेकिन जैसे आप अर्थ के ऊपर जाइए एकदम आपको नाचते नाचते नजर आएगा। ठीक, तो हमारा मोशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज, पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल रहे हैं, तो द फेनोमेना इज नोन एज मोशन। यहां दिया है था ट्रेन मूविंग ऑन रेल। अगर ट्रेन रेल पे चल रही तो रेलवा थोड़ी चल रहा होता है हमको, लेकिन लगता है कि वो दौड़ रहा है, लेकिन रुक चलता तो नहीं ना है। अब मैं यहाँ पे तुमको छोटा सा एक चीज बता दूं जिसको अपन कहते हैं बच्चा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में मैं तुमको बहुत ही शॉर्ट और बेसिक चीज बताने वाला हूँ। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, देखो सबसे पहला पढ़ते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। रेक्टिलिनियर मोशन ऐसा मोशन है जिसमें अगर कोई गाड़ी है, ठीक, वो एक ही टाइम पे एक ही एक्सिस पे चल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लिया हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो एक समय में बॉडी या तो एक्स पे हो या तो वाई पे हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो एक ही समय में दो एक्सिस पे मोशन करे, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे है सर? देखो बताते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास बॉल है, ठीक, और इस बॉल को हमने क्या मारी? लात। अब लात मारी तो इस थोड़ा उड़ते उड़ते यहाँ तक आया। अब जैसे उड़ते उड़ते आएगा तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। ये हमने मान लिया कि इसका एक्स एक्सिस का हिस्सा ये है और अपन ने ये मान लिया कि इसका वाई एक्सिस का हिस्सा ये है। तो भाई अगर मेरी बॉल उड़ते उड़ते जा रही है तो बॉल यहाँ जाते 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 बॉलवा हमारी यहाँ पहुँची, और जब हमारी बॉल कुछ एंगल थीटा से इनिशियल वेलोसिटी यू से यहाँ पहुँचेगी तो इसका कोऑर्डिनेट कोई एक्स कॉमा वाई होगा, है ना। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है कि इसका कुछ हिस्सा एक्स पे है और कुछ हिस्सा वाई पे है। उसी टाइम में, उसी एक समय में हमारा एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस में। तो ऐसे चीज की हम पढ़ाई किस में करते हैं? प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल, इसको कहते हैं 2D मोशन।
और इसको कहते हैं 1D मोशन। ठीक, इसको 1D और 2D मोशन से भी डिनोट करते हैं। तीसरी वाली जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो थर्ड पढ़ते हैं हम किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कहेंगे SHM। एम हमारा थोड़ा गलती बन गया, क्या कहेंगे, SHM। ठीक, अब SHM क्या है देखना, सपोज करना ये भाई हमारा कोई पेंडुलम है। अब ये मेरा पेंडुलम है, तो ये जिस पोजीशन पे स्टार्टिंग में यहाँ रहता है, तो इस पोजीशन को कहते हैं हम मीन पोजीशन। और जैसे ही हम इसको यहाँ तक थोड़ी दूर तक लेके चले आए, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। जहाँ तक ये चलाया, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम से वापस कहाँ आ जाएगा, मीन पे, और मीन से ऐसे चला जाएगा एक्सट्रीम पे, अपोजिट एक्सट्रीम, इधर फिर आ जाएगा मीन पे। मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम टू मीन। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इसको क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। और इस वन ऑसिलेशन को करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g, where L is the length of this string and g is the acceleration due to gravity which produced by the pendulum bob। जो अर्थ हमारा प्रोड्यूस करता है बॉब के ऊपर, जो नीचे की तरफ उसको खींचा रहता है। ठीक, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, नहीं आओ तो बताना। ठीक, आगे चलें। चलो, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ पाथ। डिस्टेंस और पाथ, डिस्टेंस क्या होता है, इसके बाद आई होप डिस्प्लेसमेंट है। मैं दोनों चीज़ यहीं पे बता देता हूँ। देखो, सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है। पॉइंट ए बोले तो क्या करे, तुम्हारा क्लासरूम है। ठीक है, तुम साला क्लासरूम से निकला वॉशरूम जाने के लिए। पॉइंट बी हमारा क्या है, वॉशरूम। तुम यहाँ से गया, पहले गया इधर वाली क्लास में, देखा, घूमा फिरा, ग्राउंड इधर उधर सारे क्लास, कॉमर्स का चक्कर काटने के बाद यहाँ तू पहुँच गया। ठीक है, अब जो तूने इतना लंबा दूरी ट्रेवल किया है, इस लॉन्गेस्ट पाथ को बच्चों हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस, जिसको कि कहा जाता है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल, जो आप एक्चुअल लेंथ कवर कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब यही प्रिंसिपल देख लिया, कहता है हम सीधे क्लास में भागो, तो सीधे अगर तुम यहां से अपनी क्लास में चले गए वॉशरूम से, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सर एक बात बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्लास 9th में पढ़ा था, इसको भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, बट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेक्टर इस पे एरो लग जाता है। ये कैसी क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर। ठीक, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों की एसआई यूनिट कितनी होती है, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो दोनों की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक थोड़ी सी चीज और जान लो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है m0L1T0, लेंथ में ही आता है, तो लेंथ का डायमेंशन हमारा L होता है और वही हम इसका डायमेंशन मानते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन? सर नो कन्फ्यूजन, अरे है तो बताते रहना यार। आगे चलें, चलो। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहो तो डेफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। मैं बहुत कटक चीज़ बताता हूँ, काम की बात बताता हूँ तुम लोगों को, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आप पढ़ के चले आए हो। देखो, स्पीड की बात अगर हम करें तो अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को बदल रही है समय के रिस्पेक्ट में, कि भाई उसने कितना पोजीशन बदला इन मीटर और कितने टाइम में बदला, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं।
तो अगर मैं ये देख कहूँ स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को बहुत सारी किताबें v से भी रिप्रेजेंट करती है, तो फॉर्मूला हमको रहेगा v इज इक्वल टू एस बाई टी। और कई अच्छी किताबों में ऐसा लगता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं स्पीड की एक और छोटी सी बात कर दूं तो इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या होती है, सॉरी इसकी हमको एसआई यूनिट क्या मिल जाएगी, इसकी होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड। तो एसआई यूनिट कितना हो गया, मीटर पर सेकंड। तो ये कैसी यूनिट है, एसआई सिस्टम में। अब अगर मुझे सीजीएस यूनिट चाहिए, सीजीएस यूनिट, तो क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये भी हमारा स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। ठीक, आगे चलें। अच्छा, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड m0 LT-1। ठीक, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। वाओ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है भैया, ऐसी स्पीड जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितने समय में किया, उसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा नहीं कि स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के जो चल दिए तो हो गया मस्त यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं। डिस्टेंस a body cover distance in same interval of time, same interval of time is called uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब होता है भैया, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों क्या है भाई, सेम है। तो समझना, वेरिएबल स्पीड अ बॉडी कवर डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ठीक, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। समझना, एवरेज स्पीड बड़ी मजेदार बात बताता हूं। देखो, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड होता क्या है, इसको हम AV से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल आपने जितनी दूरी ट्रेवल की और टोटल जितने समय में दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। सर थोड़ा समझाओ, मज़ा नहीं आ रहा। देखो बताते हैं। सपोज करो यहाँ आप हो, ये आपकी गाड़ी है, आप हो बनारस में, मेरा शहर VNS, आपको जाना है दिल्ली। ठीक, अब बीच में पड़ेगा मान लो इलाहाबाद, यहाँ पे पड़ेगा कानपुर, फिर पड़ेगा गाज़ियाबाद, फिर पड़ेगा दिल्ली। ठीक, तो अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ तक चल लिए, ऐसे चलते जा रहे हो, तो ये तो ज़रूरी नहीं ना है भाई कि, समझना मेरी बात, ये तो ज़रूरी नहीं ना है कि आप हर जगह सेम स्पीड से चल रहे हो। मान लेते हैं कि यहाँ से टोटल दूरी आपकी है 500 किलोमीटर, टोटल दूरी 500 किलोमीटर, और जो आपको यहाँ से टोटल टाइम लग गया वो लग गया 10 घंटे।
तो हमसे अगर एवरेज निकाला जाएगा तो कितना कहा जाएगा कि भैया 500 किलोमीटर बटे 10 घंटे, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो एवरेज गाड़ी चली है पूरे रास्ते वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, हम कभी कभी 80 पे भी भगाते हैं गाड़ी, लेकिन कभी 0 पे भी हो जाते हैं। अरे भूख लगेगी रुकेंगे नहीं क्या, टॉयलेट आएगा तो करने नहीं जाएंगे क्या, मान लो किसी का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया तो देखेंगे नहीं क्या, समझ रहे हो ना। तो इस केस में हम रुक रुक के चल रहे हैं या धीरे कम ज़्यादा ऊपर नीचे करके चल रहे हैं, तो उस टोटल उनकी पूरी अमूमन रफ्तार एवरेज स्पीड को हम क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सारा एक न्यूमेरिकल केस आता है, समझाता हूं आपको, कि अगर हमारी बॉडी चल रही है किसी भी मैं ये मान लूं कि किसी भी लगभग अमूमन स्पीड से चल रही, भाई यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और इनकी स्पीड रही v1, तो यहाँ पे इनका इस डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया s2, स्पीड रही v2, फिर इन्होंने इलाहाबाद से कानपुर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया कोई s3, तीनों पार्ट में इसको तोड़ दो तो ये हमारा कितना हो गया v3 रफ्तार से चले, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचे s4 डिस्टेंस किया किसी v4 स्पीड पे, मतलब स्पीड बदलती जा रही है। तब अगर हमको एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सर हमको टाइम तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस दे दिया और स्पीड दे दिया। अरे मूर्खो, स्पीड याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नामक एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, हाँ पढ़े हैं, तो कुछ मत करो, तो क्या ही करेंगे, यहाँ के लिए अलग टाइम निकाल लो, यहाँ के लिए अलग टाइम निकाल लो, यहाँ के लिए अलग टाइम निकालो, यहाँ के लिए अलग टाइम निकालो, इसके लिए टाइम t1, इसके लिए टाइम t2, इसके लिए टाइम t3, इसके लिए टाइम t4। तो कैसे निकालेंगे, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो s1 बाई v1 हो जाएगा ना, t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s2 बाई v2 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t3 बराबर कितना हो गया s3 बाई v3, t4 बराबर कितना हो गया s4 बाई v4। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, vav बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है, अरे s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अपॉन टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, तो s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2 प्लस s3 बाई v3 प्लस s4 बाई v4, ये लो खत्म, निकाल लिया हमने। इस तरीके से हम निकालेंगे, जब आपको टाइम नहीं दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से टाइम निकाल लोगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, हाँ सर, आगे चलें। चलो अब आता है भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए जब आपसे स्पीड निकालने की बात करी जाए तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है तुरंत निकालने वाली स्पीड, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम बहुत छोटा होगा, टाइम बहुत छोटा, और क्या होगा, बहुत कम टाइम में स्पीड निकाल रहे हैं और बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखो कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का, के लिए हम एक छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं पहले, डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फिजिक्स में किसी भी चीज को छोटा कर देना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन का फॉर्मूला हमको बताया है dy बाई dx का एक फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला है n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब पावर को आगे ले आ रहे हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो असलियत में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई जाती है वो होती कितनी है हमारी, वो होती है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब डिस्टेंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर से मैं बता दूं, हम क्या कर रहे हैं,
डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। सर ये तो अब v फॉर वेलोसिटी है। अबे ध्यान से देख, मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया है। अगर वेक्टर का सिंबल बनाता तब वो क्या होता, वेलोसिटी होता। वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया मतलब स्पीड। अच्छा चल मैं तेरे को एक और बात बता दूं, इस ब्रह्मांड में स्पीड नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। सुनना मेरी बात, यहाँ बहुत काम की बात बताता हूँ। इस ब्रह्मांड में स्पीड नामक कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही आपको स्पीड बताता है। समझ आई बात? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पीड, तो आप सिंपली कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है। तो अगर हमको कहा जाए कि सर कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी हमारी जितने एक्सिस में है, मान लो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस का स्क्वायर, ऐसे हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और इसमें तुम एक्स वाई जेड किसका लोगे, वेलोसिटी का। किसका, तो v मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ जेड एक्सिस का स्क्वायर। ऐसे कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू मिल जाएगा। अब सुनो एक चीज और समझाता हूं। अगर आपको इस डिस्टेंस देके टाइम देके पूछे स्पीड बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। लेकिन अगर आपसे स्पीड देके वापस से डिस्टेंस पूछे तब क्या करोगे, तब उसका फॉर्मूला फंडामेंटल होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब होगा हमारा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। अब यहाँ पे जो हमारा v है ना भाई, ये हमारा क्या है, स्पीड है, हमारा वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर मुझे वेलोसिटी बनाना होता तो मैं इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल बनाता। वेक्टर सिंबल ये बताता है कि ये वेलोसिटी नहीं ही, स्पीड नहीं वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मान लो हमको डिस्टेंस x दिया है, जिसको हम पोजीशन भी कहते हैं। मान लो दिया है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 और कह रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। अब 0.2 सेकेंड तो यार बहुत छोटा टाइम है ना, हाँ सर निकाल लेंगे, क्या ही करना है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब देखो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है, हमें इस वाले को डिफरेंशिएट करना है, x को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 है। अब ये बात जानो, सुनो, पावर को आगे लाए, 2 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसकी पावर 1, तो 1 इंटू 4t 1 माइनस 1 प्लस इसके साथ तो कोई वेरिएबल जुड़ा नहीं है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, 0। यहाँ रख दिया हमने 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हम क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6t प्लस 4, ये आ गया। अब यहाँ पे जो t वाला सेगमेंट आया है ना, अब इस t वाले की जगह 0.2 पुट कर दो। क्या कर दो, 6 इंटू 0.2 प्लस 4। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इतना मीटर पर सेकेंड आंसर मिल जाएगा। इतना मीटर पर सेकेंड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको मिल जाएगी। बोलो चमका या नहीं चमका, क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट तुम सबका क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, समझ आया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फंडा। आगे चलें, चलो, पर यार यहाँ तो जगह थी, चलो वाओ। अब आते हैं हम किसके ऊपर भैया, वेलोसिटी के ऊपर। व्हाट इज वेलोसिटी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देखो यहाँ दिया होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। साधारण शब्दों में कहा जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज नोन एज वेलोसिटी। जब डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट किसी रेट से बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन एक और ले लो,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी होती क्या है, असलियत में वेलोसिटी नामक कई सारे फॉर्मूले होते हैं। यहाँ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, चलो मैं यहाँ काम का बताता हूँ मैं। चलो देखो यहाँ पे जो हमको वेलोसिटी कहती है, वेलोसिटी की बात क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत सारी किताबों में ये फॉर्मूला ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ऐसे भी आपको दिया रहेगा। और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी, हम सब जानते हैं ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी बारे में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखो जनरली हमको क्या मिलता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी। और अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसको हम x से नहीं s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा, s। ठीक, अब इसको अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अगर हमको वापस से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी। ये इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। रियलिटी क्या है कि 100% यही फॉर्मूला हमारा सही है, मतलब रियल केसेस में यही फॉर्मूला हर जगह लगता है, 100% सही फॉर्मूला। ये क्या है, 100% हमारा सही फॉर्मूला यही है। अब इसका भी जो डायमेंशन होगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आगे चलें। चलो डिफरेंट टाइप। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है भाई, जितना चल रहा है, जितने समय में चल रहा है उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम में चला तो हमको क्या मिल गया, बट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। डायरेक्शन बदला तो क्या मिल जाएगा, स्पीड, सीधे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब देखें नॉन वेरिएबल में डिस्टेंस कुछ किया, मान लो डिस्प्लेसमेंट चला अन इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम में, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मतलब सारा का सारा खेल एक चीज पर टिक जाता है जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में मैं तुमको कुछ छोटी छोटी चीजें और बताता हूं। ठीक है, सुनो, देखो एवरेज वेलोसिटी के साथ मैं तुमको कई चीजें बताता हूं। पहले तो वेलोसिटी में एक खास बात क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर मैं वेलोसिटी को देखूं तो वेलोसिटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, कोई एवरेज वेलोसिटी की अगर बात निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, आपने दोनों को जोड़ के उसको डिवाइडेड बाई 2 मार दिया। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये हमको मिल गया VAV, ये हमको क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये है इसका एवरेज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, यही है हमारा बस एवरेज, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखते हैं कि सपोज करो गाड़ी है, ये इसका ट्रैक है, तो जब ये चलना शुरू करेगी ना तो इसको हम कहेंगे u। शुरुआत की वेलोसिटी को हम कहेंगे u, मतलब u से ये इनिशियली चलना स्टार्ट किया। और ये क्या है इसका
फाइनल को हम कहेंगे v, भाई जिस वेलोसिटी पे इसने गाड़ी को रोका उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अब समझने वाली बात है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन का क्या है ना कि आप देख लो यहाँ डेफिनेशन में भी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल distance in equal interval of time. However, small these time interval may be the same fixed direction. सेम डायरेक्शन में भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपने किया तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म अगला होगा। तो भाई नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो यही है ना कि आपने जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना अनइक्वल टाइम में किया। आप क्या किया, अनइक्वल टाइम में ट्रेवल किया, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आई? चलो भाई अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल अवाल कर लेते हैं, मजे की बात आ गई है तो चलो सवाल पे फोकस करते हैं। चलो तो पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पे कि अ पार्टिकल मूव्स, यही कह रहे हैं ना, हाँ, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, पार्टिकल हमारा इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका स्मॉल रेडियस आर है। इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, इसने किसी ए पॉइंट से शुरू किया। अब ये ए पॉइंट क्या, ये है, ठीक, एंड मूव एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एज, पहला आपको डिस्टेंस निकालना है, मूव ए टू बी, मतलब ए से बी पे जा रहा है तो डिस्टेंस निकालना है, ए टू सी पे जा रहा है तो निकालना है, ए से डी पे निकालना है और कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो पहले क्या करते हैं, पहला वाला पार्ट, पहला पार्ट में हमको क्या निकालना है, ए से बी पे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1/4 इंटू टोटल कितना है सरकमफरेंस, 2πr, सरकमफरेंस तो इतना ही होता है ना, तो 2 से 2 गया, क्या ही मिलेगा, 1/2πr, ये हमको एक केल मिल गया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल रहा होगा, तो समझना मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लेंगे तो क्या, मान लो ओ से ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, तब हमको ये वाली साइड मिलेगी ना, ठीक, ए बी वाली, मतलब अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। तो उठा के वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर दी है, प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 2r, ये हमको डिस्टेंस पता चल गया। अब दूसरा निकालते हैं हम, किसके लिए, दूसरा निकालते हैं ए से सी के लिए, ए टू सी। अच्छा, ए टू सी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस जो होगा वो तो पाई आर के बराबर ही आएगा ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देख लो, ठीक। अगर ए टू सी हमको निकालना है तो क्या ही कर लेंगे, 1/2, आधा ही चल रहा है, इंटू 2πr, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, पाई इंटू आर, ठीक। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, सीधी रेखा है तो ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, सॉरी ए टू सी निकालना है ना, ए से सी, ए सी का कितना होगा, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2r। और तीसरा वाला जो पॉइंट निकालना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से डी तक, तो जो प्रोसीजर आपने यहाँ पे लगाया वही प्रोसीजर नीचे वाले में लगा दीजिए, ठीक, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। चलो, कह रहा है ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज द एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर ऑफ द इंटायर ट्रिप। मतलब कह रहा है कि शुरुआत का 60 किलोमीटर का ट्रैक है, उसने पहले 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चल दिया 30 किलोमीटर पर आवर से, तो कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट ट्रेवल नेक्स्ट 30 किलोमीटर
वो कितनी तेज से चलेगा, जबकि उसकी एवरेज रफ्तार कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सवाल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सॉल्यूशन हम करते हैं यहां पर। अब क्या कह रहा है, पहले तो आप ये देख लो, आपको दिया किया है कि भाई टोटल डिस्टेंस S1 जो है वो S2 के बराबर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, जो कितना है भाई 30 मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 60। तो S की वैल्यू हम कितनी ले लें, 30 किलोमीटर। पहले वाले में वो चल कितने से रहा है, V1 रफ्तार ले लिया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी VAV एवरेज रफ्तार हमको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमको रफ्तार दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी V2 निकालना है। सवाल आसान है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। यही करेंगे ना, हमको ये पता ही नहीं है टाइम। तो याद करो, मैंने पहले ही बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, उठा के रखो S प्लस S, तो हमारा 30 प्लस 30 60 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दीजिए, S बाई V1 प्लस S बाई V2। तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 2S बाई S कॉमन ले लें तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक मिलेगा क्या। इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेना, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब उठा के यहाँ वैल्यू रख दीजिए इसी में। तो एवरेज वेलोसिटी हमको दी हुई है 40 बराबर 2 इंटू 30 इंटू V2 अपॉन कितना हो गया 30 प्लस V2। तो यहाँ 30 प्लस V2 बराबर कितना मिलेगा, 3/2 इंटू V2। तो यहाँ से अगर आप निकाल लें V2, तो V2 की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। ये आपको मिल गई V2 की वैल्यू। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में नीट में सवाल आता है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो नीट के अंदर PYQ ऐसे आते हैं, ठीक है। चलो अब कह रहा है, ये वाला भी सवाल बहुत ही बढ़िया है भाई, चलो करते हैं कि कैसे है। ये तो एकदम नीट का सवाल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सवाल कहाँ पूछा गया था, नीट में। ये नीट में आया था, सॉल्व करते हैं, उसी का क्वेश्चन है। पहले अपन सब्जेक्टिव करेंगे, फिर अपन ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या कह रहा है, अ बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विथ स्पीड v, एंड द लास्ट वन इज w। भाई पहला u से चला, दूसरा स्पीड उसने v से चला, तीसरा का स्पीड उसने w से चला। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। पूरे इंटायर जर्नी में उसका आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो आसान है, देखो टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है, मान लो पहले का भी x, दूसरे का भी x और तीसरे का भी x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 3x के बराबर ना। टोटल डिस्टेंस हमको 3x है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से हम टाइम निकाल लेंगे। चलो तो निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेट कर देते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस x बाई यू प्लस x बाई वी प्लस x बाई w। ये आपको टोटल टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, रख दो यार वैल्यू। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है भाई, 3x है, 3x बाई ये वैल्यू उठा के रख दो, x बाई यू प्लस x बाई वी प्लस x बाई w। उठा के अगर आपने वैल्यू रख दिया तो यू विल गेट योर रिजल्ट 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW। ये आपको आ गया इतना मीटर पर सेकंड आपका आंसर। ये आई एवरेज स्पीड। अगर यहाँ मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो आंसर आपका आया 3U
वी डब्ल्यू अपॉन यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, यह है आपका आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है? आगे चलते हैं। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। चलो, तो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक, एक्सेलरेशन से मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। पहले इसको कर लो, इससे रिलेटेड जितने बेसिक सवाल हैं आप लोग कोई एक पर्टिकुलर देखो बुक फॉलो करो। देखो मेरा बार बार हमेशा ये कहना है कि आप कोई पर्टिकुलर एक किताब फॉलो करिए। जैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप एस.एल. अरोरा प्रेफर करिए। ठीक, बेसिक में क्लास 11th का बच्चा एस.एल. अरोरा प्रेफर करेगा तो बहुत मजा है। उसके सारे एग्जाम्पल तुमको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक वाले बच्चे हैं, मतलब हमको अभी तुरंत ही हम एडवांस के सवाल तो यार देखो लगा भी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करें, उसके एग्जाम्पल दिख के लगाओ, उसके एग्जाम्पल दिख के लगाओ, फिर उसके बाद उसके इंटेक्स क्वेश्चन लगाओ। जब आपको लग जाए कि आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं, आपसे न्यूमेरिकल पकड़ में आने लग गया है, तब तुम क्या करो, तब धीरे से कोई दूसरी किताब पे स्विच कर जाओ ऑब्जेक्टिव पे, फिर सीधे कोई ऑब्जेक्टिव किताब लगा लो। अब 11th में आने के बाद पहले ही लोग कहते क्या ले लें, एस.जी. वर्मा ले लें। अबे एस.जी. वर्मा पहली बार में थोड़ी उड़ेगी, नहीं उखड़ती है यार। मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ जो भगवान है, जो AIR 1 वाले, मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं हमारे जैसे मिडिल क्लास एवरेज बच्चों की बात करता हूँ। मैंने जैसे फिजिक्स सीखी है मैं आपको भी सिखाता हूँ। लिटरली बताऊँ भाई, मैं बहुत घटिया स्टूडेंट था, मतलब इतना पढ़वैया उड़िया था ही नहीं मैं, लेकिन फिर भी आज मैं फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट टैकल कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के टीचर तो कहते होंगे फेल या लौंडा क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज पढ़ा रहा हूँ, अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है, बनारस में चल रहा है, फिजिकल क्लासेस मैं ही लेता हूँ, फिजिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ, और प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। अप्रैल में हम अपना बैच भी शुरू करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से 11th का भी और 12th का भी। ठीक है, अगर कोई आना चाहे तो फिजिकली आगे भी पढ़ सकता है। ठीक, चलते हैं, आप सवाल लगाते रहिए, यहाँ मैथ केमिस्ट्री सब अवेलेबल है। और सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है तो मेरा तो पूरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। सिर्फ अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आप चैनल पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।